हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर स्टार्ट किया था उससे आगे का काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि किस तरीके से अगर हम चाहें तो CSV फाइल को रीड कर सकते हैं, रीडिंग फ्रॉम ए CSV फाइल टू डाटा फ्रेम। किसी CSV फाइल जो हमने पहले से बना रखी है उसे रीड करके किस तरीके से डाटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसके रिगार्डिंग मैं अब आपको और आगे कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस भी किए थे। फॉर एग्जांपल एक ये एग्जांपल यहाँ मैंने खोल रखा है। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर मैंने विद द हेल्प ऑफ रीड CSV फंक्शन एक फ़ाइल को रीड करवाया है, CSV फाइल को, जो कि मेरी C ड्राइव में डाटा फोल्डर के अंदर रखी हुई है जिसका नाम है सैम्पल। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इस फाइल को। देखिए कंप्यूटर में जाते हैं हम, माई कंप्यूटर में C कोलन के अंदर डाटा के अंदर सैम्पल, ये फाइल है। ये एक CSV फाइल है जिसके अंदर ये जानकारी लिखी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्प नंबर, नेम, डेजिग्नेशन एंड सैलरी, 4 कॉलम है और उसके अंदर ये जानकारी मैंने यहाँ पे लिखी है। अब इस CSV फाइल को मैं रीड कराकर डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कराना चाहता हूँ। तो इसके लिए ये जो कमांड मैंने आपको दिखाई अभी यहाँ पर, ये कमांड है जो कि दी गई है यहाँ पर C:/data/sample.csv। रीड CSV फंक्शन के थ्रू से हम रीड कराएंगे और EDF के अंदर इसको डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे और फिर प्रिंट EDF करके चेक करेंगे कि वो क्या शो करता है हमारे को। तो देखिए मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर। तो नोटिस कीजिएगा कि जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था वही सेम आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर रीड करके इस तरीके से डाटा फ्रेम के अंदर स्टोर कर दी गई है। तो एक तरीके से CSV फाइल के डाटा को यहाँ पर डाटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से आपको कन्वर्ट करके दिखा रहा है कि किस तरीके से CSV के डाटा को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर हम चाहें तो इसी के अंदर एक अनदर ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया हो तो मैंने यहाँ पर हेडर रो दे रखी है। ये मेरी एक्सेल में भी मौजूद है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये यहाँ पर भी मौजूद है, ये हेडर रो है। तो जब हमने इसको कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया तो इसने इसको हेडर रो मान लिया और यहाँ पर इसको शो कर रहा है। अगर मैं नहीं चाहता तो जैसा हमने पहले भी पढ़ा था, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं =header =none। अगर हम ये देते हैं तो उस केस के अंदर क्या होगा, देखिए मैं रन करता हूँ तो हेडर रो शो नहीं होगी, इवन इसको भी एक रो ही मान लिया जाएगा और कॉलम नेम दे दिए जाएंगे। नोटिस कीजिए जो पहले हेडर रो आ रही थी, एम्प नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, अब उसको भी क्या किया गया, एक रो मान लिया गया। पहले मेरे पास जो इंडेक्स वैल्यूज थी वो 0 से 4 तक थी, अब चेंज होकर 0 to 5 हो गई है। और कॉलम का जो नाम है, हेडिंग है, वो 0 1 2 3 जो कि कॉलम इंडेक्सिंग भी जिसे हम कहते हैं वो ले ली गई है। तो ऐसा किस कारण हुआ, क्योंकि हमने लिख दिया हेडर =none। दैट मीन्स हमारे पास जो CSV फाइल है इसके अंदर कोई हेडर फाइल नहीं है, तो उसको भी एक रो कंसीडर कर लिया गया। दैट मीन्स फर्स्ट जो हमारी रो है इसको भी एक रो कंसीडर कर लिया गया, इसको भी डाटा मान लिया गया, इसको भी एक इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड कर दी गई है। बट अगर मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पास ऐसा हो कि ये वाली लाइन को 0th रो माने, तो यहाँ पर मेरे पास एक अनदर आर्ग्यूमेंट है जिसका नाम है skip rows। तो मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा skip rows =1 और अब मैं रन करता हूँ तो उस केस के अंदर जो मेरी पहली रो है वो हटा दी जाएगी। देखेंगे आप यहाँ पर, तो जिसको एम्प नंबर को 0th रो माना जा रहा था, पहले 0 इंडेक्स पे माना जा रहा था, वो हटा दी गई है। अब 0 इंडेक्स पे अगेन 1001 रो आ गई है, इंडेक्स वैल्यू अगेन वही हो गई है, लेकिन इस बार इस रो को यहाँ से परमानेंटली हटा दिया गया विद द हेल्प ऑफ स्किप रोज। दैट मीन्स मेरी एक रो यहाँ से हटा दी गई है। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने आपको एग्जाम्पल 1 में ही चेंज करके दिखा दिया। एग्जाम्पल नंबर 2 कुछ इसी प्रकार का दिया गया आपकी बुक में पेज नंबर 250 के ऊपर। एक नया कॉन्सेप्ट है गेट डाटा फ्रेम इंडेक्स लेबल फ्रॉम CSV। अगर आप चाहें तो जो CSV फाइल है उसी ही में से आप क्या कर सकते हैं, अपना इंडेक्स कॉलम भी जनरेट कर सकते हैं। तो गेट डाटा फ्रेम इंडेक्स लेबल्स फ्रॉम CSV। इसके लिए हम चलिए एक दूसरा एग्जांपल ओपन कर लेते हैं
वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है जिसमें मैंने ऑलरेडी ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये आपको रन करेगा। ये देखिए ये आर्ग्यूमेंट है। ये मैंने वैसे जब गूगल मीट ली थी तो उसमें भी डिस्कस किया था। जिन बच्चों ने नहीं अटेंड की थी गूगल मीट वो देख लें यहाँ पर। तो हमारे पास एक अनदर आर्ग्यूमेंट है जिसका नाम है index_call। अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा, हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि जो पहला हमारा एम्प्लॉय नंबर नाम का कॉलम है उसको क्या बना दिया जाए, इंडेक्स बना दिया जाए। इंडेक्स कॉलम हमने उसको यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एम्प नंबर लिखते हैं। आप देखिए मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि क्या होगा। आपका जो हमने यहाँ पर जनरेट किया, ये देखिए मैं पहले आपको दिखा दूँ CSV फाइल। ये मेरी CSV फाइल है। इसके अंदर एम्प नंबर एक कॉलम है, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, ये अलग अलग कॉलम है। अब जो मैंने ये आर्ग्यूमेंट दिया है जिसका नाम है इंडेक्स कॉलम इजिकल टू एम्प नंबर जो मैंने दिया, तो एम्प नंबर को क्या मान लिया गया, इंडेक्स कॉलम मान लिया गया। डैट मीन्स इंडेक्सिंग जो पहले 0 1 2 3 4 लिखी आती थी उसकी बजाय अब इंडेक्सिंग वैल्यू कौन सी हो गई है, 1001 1002 1003, इस तरीके से इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड कर दी गई है। तो बजाय कि अनदर इंडेक्स वैल्यूज प्रोवाइड करने के एक जो CSV फाइल के कॉलम है उसी ही को इंडेक्स वैल्यू मान लिया गया है। तो ये मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट इंडेक्स वैल्यूज आ गई हैं जिसको कि इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर मान लिया गया है। तो हम इस तरीके से इंडेक्स वैल्यू इंडेक्स कॉलम का यूज करके चेंज कर सकते हैं। एक अनदर मेरे पास एग्जांपल है जिसके अंदर अगर हम चाहें तो फंक्शंस का, जैसे एज यूजुअल हम डाटा फ्रेम के साथ यूज़ करते आए थे, किसी कॉलम के ऊपर यूज़ करके फंक्शंस को उसकी वैल्यू को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि आपकी बुक में भी एग्जांपल नंबर 4 दिया गया है। अगर हम चाहें तो जो अभी तक हमने आर्ग्यूमेंट यूज़ किए थे वो आर्ग्यूमेंट तो यूज़ कर ही सकते हैं, साथ साथ चाहें तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से मैक्सिमम वैल्यू भी जनरेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैंने वही फंक्शन यूज़ किया pd.readCSV, ब्रैकेट के अंदर लिखा है मैंने c:/data/sample.csv। ये देखिए यहाँ डबल स्लैश है, ध्यान दीजिएगा। मैंने पहले भी आपको बताया था वैसे तो सिंगल स्लैश भी काम कर जाता है, लेकिन कुछ एक जगहों पे डिपेंडिंग ऑन द वर्जन ऑफ द पाइथन अगर आपका सिंगल स्लैश वर्क नहीं करता तो आपको इसे डबल स्लैश देना होगा, क्योंकि ये आपका एक क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है। स्पेशल कैरेक्टर के केस में आपको 2 स्लैश देने पर ये स्लैश को कंसीडर करेगा, एल्सवाइज सिंगल स्लैश को कई बार ये कंसीडर नहीं करता। तो दिस इज द पाथ ऑफ द फाइल जो हमने ये कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। देन अनदर आर्ग्यूमेंट जो हम पहले ही सीख चुके हैं, नेम्स। अगर हम अपनी तरफ से नेम देना चाहते हैं, देखिए लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 4 में, राइट ए प्रोग्राम टू रीड फ्रॉम ए CSV फाइल एम्प्लॉय CSV की जगह हम यहाँ पे जो नाम दे रहे हैं वो डिफर दिया, हमारे पास सैम्पल है फाइल का नाम, एंड क्रिएट ए डाटा फ्रेम फ्रॉम इट, बट डाटा फ्रेम शुड नॉट यूज फाइल्स कॉलम हेडर, रेदर शुड यूज ओन कॉलम हेडिंग्स एज एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन एंड सैलरी। कह रहा है जो पहले से दिए गए हैं उन नामों को यूज़ नहीं करना है, उसकी बजाय अलग नाम देने हैं। जैसे मेरे पास जो CSV फाइल है इसके अंदर जो मैंने हेडिंग रो बना रखी है उसमें एम्प नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी है, लेकिन इसको ना यूज़ करते हुए हेडिंग रोज में क्या यूज़ करना है, एम्प नंबर की जगह एम्प्लॉय ID, एम्प ID, नेम की जगह एम्प नेम, और अदर देन दिस डेजिग्नेशन और सैलरी दोनों सेम है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस तरीके से यहाँ पे स्पेसिफिकेशन देनी होगी, नेम्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन एंड सैलरी। तो ये हमारी चेंज कर देगा, हेडर रो को चेंज कर देगा। साथ ही साथ हमें स्किप रोज 1 भी देना होगा। अगर हम इसे नहीं देते हैं तो उस केस के अंदर वो वाले हेडिंग रो भी दे देगा, साथ साथ ये वाली हेडिंग रो भी दे देगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, एक बार इसको हटा देता हूँ आपके लिए और उसके बाद इसको दोबारा से हम लगा के देखेंगे। तो मैंने इसको यहाँ पर Ctrl+X कर दिया और मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपके लिए। ये देखिए एम्प ID, एम्प नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, ये हमारी इस आर्ग्यूमेंट के कारण आ रहा है। और जो ऑलरेडी मेरे पास CSV फाइल के अंदर एम्प नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी थी वो एज इट इज़ एक रो बन गई है यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरे पास डबल एक हेडिंग रो बन गई है। एक तो मैंने नेम्स के थ्रू क्रिएट की और एक जो उसके अंदर CSV फाइल में ऑलरेडी दे रखी है उसको भी इसने कंसीडर कर लिया है। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो इसको
यहाँ से अगर हटाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या देना होगा, स्किप रोज आर्ग्यूमेंट देना होगा यहाँ पर, ताकि कि ये यहाँ पे इसको स्किप कर दे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे, स्किप रोज इज इक्वल टू 1। अब इसको रन करेंगे दोबारा से सेव करके, तो ये हमारी उस रो को यहाँ से हटा देगा। डेट मीन्स जो एम्प नंबर वाली लाइन है वो हट जाएगी। तो देख सकते हैं ये हट गई है यहाँ पर। अब जो यहाँ पर मैंने फंक्शन यूज़ किया वो ये वाला फंक्शन है। जैसे कि EDF मेरा डाटा फ्रेम था, EDF डाटा फ्रेम के अंदर मैंने एक पर्टिकुलर रो जो कि मेरी यहाँ पर CSV फाइल के अंदर दी गई है, सैलरी कॉलम में से मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैंने दिया यहाँ पर EDF.salary। EDF क्योंकि हमारा क्रिएट हो चुका है एक डाटा फ्रेम, उसके अंदर सैलरी कॉलम ये देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया भी गया है। सैलरी में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए .max फंक्शन का हमने यहाँ पर यूज़ किया। तो हमारे पास मैसेज लिखा आ रहा है प्रॉपर, मैक्सिमम सैलरी इज EDF.salary max। तो ये हमारा मैसेज यहाँ पे शो किया गया है। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो फंक्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर जो 5 है उसके अंदर दिया गया है, कहता है फॉलोइंग प्रोग्राम्स कोड इज क्रिएटिंग ए डाटा फ्रेम फ्रॉम comp result.csv फाइल शोन बिलो। ये आपको एक साइड में देख सकते हैं, पेज नंबर 251 पे दिखाया गया एक CSV फाइल। कहता है कि अगर मान लीजिए इसके थ्रू मैंने ये कोडिंग की है यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हो हमने यहाँ पर कोडिंग किया, कुछ इसी तरीके की कोडिंग यहाँ पर भी की गई है। लेकिन जब इसको रन किया जाता है तो उस केस के अंदर ये एरर शो करता है, लिखा हुआ है बट द प्रोग्राम कोड इज गिविंग द फॉलोइंग एरर व्हेन इट ट्राइज टू प्रिंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम द डाटा फ्रेम। एरर आता है एट्रीब्यूट एरर, दैट इज डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट पॉइंट्स। उसको पॉइंट्स नाम का एट्रीब्यूट मिलता ही नहीं है। तो आपको बताना है फाइंड आउट द एरर और प्रॉब्लम एंड रेक्टिफाई इट। तो क्या गलती है और क्यों इसका ये इस तरीके की गलती शो कर रहा है, तो देखते हैं। शायद ये प्रोग्राम भी लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ इसको रन करके। ये देखिए ये प्रोग्राम है हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ इसको रन करके कि ये कैसे वर्क करता है। नोटिस कीजिए, पहले हम इसको चला रहे हैं एज इट इज़ शोन ऑन पेज नंबर 251, जहाँ पर CDF की जगह मैंने EDF नाम लिया हुआ है और यहाँ पे मेरी फाइल का नाम भी डिफर है। जो यहाँ दी गई है वो तो है आपकी बुक में comp result.csv, मैंने सैम्पल को ही इसके अंदर यूज़ कर लिया है। तो नोटिस कीजिए यहाँ पर जहाँ पे EDF लिखा हुआ है इसकी जगह पर अगर आप देखें तो बुक के अंदर लिखा हुआ है CDF। तो हम EDF तो एज इट इज़ रहने देंगे, लेकिन डॉट लगाकर यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, डॉट जो हमारी सैलरी अगर हम ले रहे हैं तो सैलरी हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर जैसे बुक में तो दिया हुआ पॉइंट्स, हम पॉइंट्स की जगह क्या यूज़ कर रहे हैं, सैलरी यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम सैलरी को यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए मैंने रन किया, एंटर किया, तो एट्रीब्यूट एरर जैसा कि बुक में दिखाया गया, डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट सैलरी, जैसे यहाँ लिखा गया पॉइंट्स, तो ये शो कर दिया। रीज़न बीइंग, इसका कारण क्या है, देखिए जब हम लोगों ने ये pd.read CSV यहाँ पर कराया है, इसके अंदर फाइल पाथ दिया है, तो हेडर इज इक्वल टू नन कर दिया, डेट मीन्स हेडर रो को ख़त्म कर दिया। तो उसे कंप्यूटर को ये पता ही नहीं चल पा रहा कि सैलरी रो है कौन सी। जब हम हेडर नन कर देते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, जो ये मेरा CSV फॉर्मेट की फ़ाइल है इसके अंदर से ये लाइन ही ख़त्म कर दी गई है। तो जब ये लाइन ही नहीं मिलेगी तो उसे सैलरी का पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कॉलम सैलरी का है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे यहाँ पर चेंज करना होगा, जहाँ पर हमने सैलरी लिखा हुआ है सैलरी की जगह यहाँ पर हमें पर्टिकुलर कॉलम का नाम देना होगा। डैट मीन्स इसको हटाकर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जैसे हमारे जो CSV फाइल है उसमें 3rd नंबर के ऊपर, आप चाहें तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे को ये 0th कॉलम, 1st, 2nd, 3rd, ये 3rd कॉलम है, 3rd कॉलम में सैलरी दी गई है। तो हमें यहाँ पे स्पेसिफिकेशन देनी होगी EDF स्क्वायर ब्रैकेट में 3.max। तो वो 3rd कॉलम के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, एलिमेंट्स हैं, उनमें से मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेगा। तो देखिए मैं रन करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं इस बार इसने एरर नहीं शो किया बल्कि आंसर दे दिया मैक्सिमम सैलरी इज़ 56,000। तो ये यहाँ से इसने इसको चेक किया और आपको आंसर के अंदर दिखा दिया कि मैक्सिमम सैलरी कितनी है, 56,000 है। तो इस तरीके से अगर हम हेडर इज इक्वल टू नन कर देते हैं तो उस केस में हम उस पर्टिकुलर कॉलम के हेडर को भी यूज़ नहीं कर सकते जिसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। उसकी जगह हमें कॉलम इंडेक्स, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर अब 3 लिखा आ रहा है, तो हमें इसको ही यूज़ करना होगा और इसकी सहायता से ही
अपने रिजल्ट को एक्सट्रैक्ट कराना होगा, जो भी कैलकुलेशन करनी है वो इसके अकॉर्डिंग ही होगी। नेक्स्ट आ जाता है रीडिंग स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज फ्रॉम CSV फाइल। देखिए अभी तो हम क्या कर रहे हैं, जितनी हमारे यहाँ पर रोज हैं, अगर आप चेक करें तो यहाँ पर टोटल 5 रोज शो कर रहा है, और अगर हम अपनी CSV फाइल देखें तो इसके अंदर भी अदर देन हेडर रो टोटल 5 रोज है, तो ये सारी की सारी शो करता है। लेकिन अगर हमारे को कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज चाहिए तो ऐसा करने के लिए हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट है जिसका नाम है एन रोज। अगर हम एन रोज लगा देंगे तो उस केस के अंदर जितनी हम एन रोज लिखेंगे वो उतनी ही हमारे को शो करेगा, बाकी की रोज शो नहीं करेगा। तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, पेज नंबर 252 ये मैंने आपके लिए लिखा हुआ है ऑलरेडी इस तरीके का प्रोग्राम, और इसके अंदर एन रोज का यूज़ करके दिखाया कि किस तरीके से अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। देखिए ये आपका pd.read.csv पाथ माई डाटा इस बार फाइल ले लिया, C:डाटा के अंदर ही है ये। नेम्स हमने इसके चेंज कर रखे हैं, जो भी हमने यहाँ स्पेसिफाई किए वो आ जाएंगे, कोमा एनरोज इज इक्वल टू जो आप देना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 0 की जगह 2, 0 करेंगे तो खैर कुछ आएगा ही नहीं, तो 2 कर देते हैं या 3 कर देते हैं, जितनी रोज हम चाहते हैं। आप चाहते हैं तो मैं आपको माई डाटा दिखा भी देता हूँ कि माई डाटा के अंदर क्या स्टोर है। तो देखिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, मेरे पास यह है C ड्राइव के अंदर डाटा के अंदर माई डाटा, ये मेरी CSV फाइल है। इसके अंदर ये कुछ 5 रिकॉर्ड है हमारे पास टोटल। इन 5 में से मैं 3 को स्क्रीन के ऊपर शो करना चाहता हूँ। तो देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर आपको, इसको मैं रन करता हूँ यदि, तो नोटिस कीजिए ये इंक्लूडिंग जो आपने हेडिंग रो दिया उसके इंक्लूडिंग टोटल 3 मैंने यहाँ पर वैल्यू 2 दी थी, शायद 2 दी है, तो उसको एक्सक्लूड करके तो हमारी 2 जो है यहाँ पर रोज जो है वो शो कर दी गई है। तो इस तरीके से एन रोज जो हमारा आर्ग्यूमेंट है, अगर आप चाहें तो इसका यूज करके नंबर ऑफ रोज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि कितनी रोज आप देखना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ स्पेसिफिकेशन भी दिया, यूजिंग एन रोज आर्ग्यूमेंट यू कैन एक्सट्रैक्ट टॉप रोज। आप चाहें तो इसका यूज करके टॉप रो सबसे ऊपर की रो को फाइंड आउट कर सकते हैं, बॉटम रो सबसे अंतिम रो को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड मिडल रोज टू बीच की रो भी निकाली जा सकती है, फिर यूज इट विद हेड एंड टेल फंक्शन। ऐसा एग्जाम्पल नंबर 6 में दिखाया गया है। तो मैं देखिए आपको एग्जाम्पल नंबर 6 की भी वर्किंग दिखाता हूँ कि किस तरीके से अगर आप चाहें तो मिडल रो को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका इसका अकॉर्डिंग है, इसके अंदर हमने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, नेम्स वगैरह आर्ग्यूमेंट का यूज़ नहीं किया है। देखिए एक pd.read.csv हमने यहाँ पर किया, फाइल हमारी C:/data/sample ही है, एन रोज इज इक्वल टू 3 किया है यहाँ पर। डैट मीन्स जितनी रोज हैं उनमें से टोटल कितनी रो शो करेगा, 3 रो करेगा। तो मैं आपको दिखा दूँ माई डाटा के अंदर टोटल रोज कितनी है, 5 रोज हैं। तो डैट मीन्स ये पहली 3 रोज रोल नंबर 1, 2, 3 को ही शो करेगा, बाकी की दोनों हट जाएंगी। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो देखिए ये क्या करेगा, यहाँ पर मैं एक बार इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ आपका, और फिर आपको शो करता हूँ कि ये क्या रिजल्ट शो करेगा। अब देखिए साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लिखा है प्रिंट मिडल रो ऑफ सैंपल CSV इज प्रिंट एम्प.df, जो कि हमारे डाटा फ्रेम का नाम है .tail1। पहले तो 3 रोज हमने एक्सट्रैक्ट कर ली, और 3 में से भी जो अंतिम रो है, टेल का मतलब होता है जो लास्ट किया, टेल के अंदर हमने 1 दे दिया। अगर हम टेल में कुछ नहीं देते तो 5 रोज आती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, टेल 1 कर दिया है। तो इसका मतलब सिर्फ 3rd रो ही शो करेगा, बाकी की रो शो नहीं करेगा। अगर हमारे पास टोटल 5 रोज हैं और हम उसमें से सिर्फ 3rd रो को जो है दिखा पाते हैं, तो इट मीन्स वो मिडल रो हो गई हमारी। रोबोट वाली जो रो है वो कौन सी रो हो गई, मिडल रो हो गई। तो यही काम ये करने जा रहा है। डैट मीन्स टोटल 5 में से पहले 3 एक्सट्रैक्ट करा ली, और 3 में से भी सिर्फ टेल रो को, लास्ट वाली रो को हम दिखा रहे हैं, तो डैट इज आवर मिडल रो। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो यहाँ पे शो की गई है वो सिमरन, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से, जो हमारी फाइल का नाम है डैट इज, सॉरी ये सैंपल में से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो हम सैंपल को ओपन करते हैं, ये है हमारी सैंपल। तो यहाँ देख सकते हैं टोटल 5 रोज हैं, 5 रोज में से मिडल रो जो है वो सिमरन ही है। टोटल 5 में से 3 जो है ये वाली हो गई ऊपर की, और 3 में से भी जो टेल है लास्ट है वो सिमरन वाली होगी। तो ये सिमरन को ही शो कर रहा है, बाकी की रो को शो नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे रिजल्ट में सिमरन वाली रो को शो किया गया। तो इस तरीके से अगर हम चाहें
तो अपने डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज को ही देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जितना आपको बताया गया होगा ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को बार बार देखें, आपको ये अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज या फ़ोन भी कर सकते हैं। कुछ थोड़ा सा पार्ट रह गया, ये 1-2 वीडियो के अंदर हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।